हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर कौन सा क्लास 10 का फिजिक्स का लाइट कर रहे थे। उसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया था सारा, उसका रे डायग्राम, उसके न्यूमेरिकल्स और रिफ्रैक्शन भी मैंने स्टार्ट किया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है बताया था आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, उसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिखाएं, कैसे कंपेयर करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बता चुका। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन का ही पार्ट, ग्लास स्लैब से कैसे होंगे, जब दो से ज़्यादा मीडियम होगा तो कैसा रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो फिर से वही बोलूँगा, नोट्स बनाना है, अच्छे से समझना है आपको, वो नोट्स आपके लिए आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब अपना वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या जानेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हम लोग जानेंगे आज क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसी में बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, ये सब कुछ इसमें बात होगी। तो पहले आप लोग को पता है रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, पहले बनाते हैं ग्लास स्लैब। तो क्या है, ये हमारा एक ग्लास स्लैब है। मान लो इसका नाम है A, B, C और D, एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आया। कौन सा रे ऑफ लाइट आया, सिंगल मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट आया। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट का मतलब एक सिंगल कलर का रे ऑफ लाइट। ठीक है, एक सिंगल कलर का रे ऑफ लाइट क्या होगा आपका आएगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। एक से ज़्यादा हो तो क्या होगा, फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये मीडियम मेरा क्या है, बाहर का मीडियम यहाँ पे मेरा मान लीजिए एयर। ठीक है, ये अंदर क्या है, अंदर आपका ग्लास और बाहर फिर क्या है, एयर। ठीक है, गौर से देखना, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। और मैं बता चुका हूं यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया। ठीक है, ये मेरा एयर है तो इसको एयर यहाँ भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता और सिर्फ एयर होता तो रे ऑफ लाइट क्या होता, यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होता, सीधा इस तरह से चला जाता, सीधा पास कर जाता। बता चुका हूं मैं कि कोई पार्टिकुलर मीडियम में क्या होता है, रे ऑफ लाइट सीधा पास करता है। इन अ पार्टिकुलर मीडियम रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे दो मीडियम है, इसलिए क्या हुआ कि ये रे ऑफ लाइट सीधा चला जाता, बट यहाँ पे एयर और फिर यहाँ पे ग्लास, इसलिए क्या होगा, ये इस पॉइंट पे आने के बाद ये सोचेगा कहाँ जाए, सोचेगा कहाँ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हम नॉर्मल यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस तरह का। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, ये नॉर्मल मान लो मेरा n है और यहाँ पे n डैश है। तो क्या मैं बता चुका हूँ कि रेयर से डेंसर में जाएगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। ये क्या होगा आपका नॉर्मल की तरफ, ये क्या होगा, इस तरह से बेंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और अगर दिखाऊं अच्छे से इसको तो वो देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल है। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होगा, ये नॉर्मल है, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, बेंड किया, सीधा जाता, ये इस तरफ से क्या होता, ये सीधा जाता। ये क्या होता, अगर कोई मीडियम नहीं होता तो क्या होता, ये सीधा पास इस तरह से कर जाता। ठीक है, बट मीडियम होने की वजह से n डैश नॉर्मल से क्या होगा, टुवार्ड्स ये नॉर्मल बेंड किया। अब रे ऑफ लाइट यहाँ पर आया। ठीक है, ग्लास, उसको बाहर निकलना है। तो बाहर निकलना तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हम एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट स्केल से ड्रॉ करोगे सीधा नॉर्मल के पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद बता चुका हूँ क्या, डेंसर से जब रे ऑफ लाइट रेयर में जाता है तो ये नॉर्मल का नाम मान लो P
पी डैश, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। रे ऑफ लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। अब देखो इस इंटरफेस जो ग्लास स्लैब है उसका दो फेस है, ए बी है एक सी डी है, ठीक है। तो जब ए बी के फेस पे ओ पॉइंट पे जब रे ऑफ लाइट आया था तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल गया था, और यहाँ पे जब ओ डैश पे आया तो क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्वाइस रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। देख लो, पॉइंट ओ पे एक बार टुवार्ड्स नॉर्मल और पॉइंट ओ डैश पे एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि इसका नाम मैं दे देता हूँ अगर ई, ठीक है, और यहाँ पे ये एफ और ये पी, ये क्या दे रहा हूँ वो देखो, ई ओ, यहाँ पर इस केस में ई ओ मेरा क्या है, इंसिडेंट रे है, ई ओ क्या है, इंसिडेंट रे है। ओ ओ डैश ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब ओ डैश एफ ये क्या है, ओ डैश एफ निकल रहा है बाहर, तो क्या इसका नाम होगा, इमर्जेंट रे इसका नाम होगा। क्लियर है, ठीक है। अब पता है इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, यहाँ पे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल यहाँ पे क्या है, एन डैश के साथ जो ईओ एंगल बनाएगा, जो ईओ एंगल बनाएगा, एरो देख लो इस तरफ होगा, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ओ डैश जो एंगल बनाएगा इसके साथ, नॉर्मल के साथ, देखो छोटा सा एंगल यहाँ बन रहा है, देख लो फिगर बड़ा बनाओगे तो एंगल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा एंगल बन रहा है, इसको मान लो नॉर्मल है, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती बनाना है एंगल आपको, ठीक है, आपको ज़बरदस्ती एंगल नहीं बनाना है, नॉर्मल सीधा ड्रॉ करना है स्केल से, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है, ओ है, और ये जो बनाएगा एंगल यहाँ पे देख लो, अब ओ डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो जो एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, एंगल आर कहलाएगा, ठीक है। दिख रहा है, सब पता है आपको, बता चुका हूँ रिफ्रैक्शन पार्ट में मैंने। अगर आपको नहीं पता है तो आप रिफ्रैक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे अब क्या होगा, एंगल अब कहाँ बनेगा, ये जब यहाँ टकराया इस पॉइंट ओ डैश के पास, तो यहाँ पे भी देख लो क्या होगा, यहाँ पर इस साइड में यहाँ भी क्या होगा, एक एंगल बनेगा, ठीक है। इस एंगल का नाम हम दे देते हैं वही एंगल आई दे दो नाम, क्योंकि इंसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल वही आई बना। अब यहाँ बाहर निकला तो ओ डैश एफ आपका जो इमर्जेंट रे है, इसको आई दिए हो तो इसको तुम I1 भी दे सकते हो, या इसको एंगल आर ही दे दो, ठीक है, आई मत दो, क्योंकि ओ डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है और दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये एंगल आर है, तो मैं इसे भी एंगल आर लिख सकता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह का कुछ फिगर होता है, मैथ्स में पढ़े होगे, ठीक है, तो ये अगर एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ भी कुछ ऐसा है, देख लो, ये चीज़ मेरा एंगल आर, तो ये पार्ट क्या, देख लो ऐसा ही है ना, ये यहाँ से गया है आपका, इस साइड गया है और फिर यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा आपका, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, देख लो इक्वल होगा ना, ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको उल्टा करके देखोगे तो उसी तरह से होगा। ये छोटा सा एंगल दिख रहा है, ये एंगल आर है। अब यहाँ पे देख लो क्या, ओ डैश एफ क्या है, इसलिए I1 I2 मत लिखो, कितने बुक में देखोगे सिंबल में लिखा रहता है I1 I2, तो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। ओ डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये एंगल आर, तो ये भी एंगल आर ही लिखो, वही बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओ डैश एफ, ये क्या मैंने लिखा है, इमर्जेंट रे, तो इमर्जेंट रे जो बनाएगा एंगल किसके साथ, पी डैश मेरा जो नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल कितना है जी, एन डैश एक नॉर्मल है, नॉर्मल 1, और पी डैश क्या है, नॉर्मल 2 है।
तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा, देख लो इस साइड बनाएगा ना, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ई कहलाएगा। ठीक है, तो एंगल ई का नाम क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ई का नाम क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे कौन कौन एंगल हुआ, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल आर क्यों इक्वल हुआ, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल हुआ। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, पहला केस क्या होगा इस फिगर में। ठीक है, इस इंटरफेस पे, मतलब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझो, यहाँ पे इंटरफेस का नाम ए बी के पास कौन सा इंटरफेस है, एयर और ग्लास। मतलब मैं लिख सकता हूँ ए बी के पास कौन सा इंटरफेस है, एयर ग्लास इंटरफेस। सी डी के पास कौन सा इंटरफेस है, देखो तो ग्लास एयर, क्या होगा, ग्लास और एयर इंटरफेस होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अब इस केस में क्या होगा, ए बी के इंटरफेस मतलब क्या, अब डायरेक्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख सकता हूं ना, एयर ग्लास इंटरफेस के पास, एयर ग्लास इंटरफेस, एयर ग्लास जब इंटरफेस होगा तो वहां पे क्या होगा, एंगल आई, एंगल आई क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल आर होगा। एयर ग्लास इंटरफेस के पास एंगल आई क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल आर होगा। ठीक है, यहां देखो मैंने क्या बताया कि एयर ग्लास इंटरफेस के पास एंगल आई क्या होगा, एंगल आर से बड़ा होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो देखने में भी लग रहा होगा कि टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड किया है, तो ये क्या है, एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा है। सपोज कर लो यहाँ पे फिगर देख लो। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे गया, ये यहाँ पे बेंड किया, तो देखो यहाँ पे खुद देख लो, ये क्या है, एंगल आई है, और ये क्या है, एंगल आर है। तो कौन यहाँ पे बड़ा है, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर है। ठीक है, कब, जब ये एयर है और ये ग्लास है, मतलब रेयर से डेंसर जा रहा है तब। और वही क्या होगा कि जब आपका रे ऑफ लाइट क्या होगा, ये नॉर्मल मान लो मेरा है एन एन डैश। ठीक है, क्या होगा, ग्लास से एयर में जाएगा। ठीक है, उस समय क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। तो इस केस में क्या होगा, देखो एक चीज़ यहाँ पे, इस केस में ये एंगल आई और ये बड़ा सा बन जाएगा एंगल आर। इस केस में एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही होना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये, ठीक है, इसको ऐसे दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंटरफेस मतलब क्या, रेयर से डेंसर में जा रहा है, इसलिए क्या, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर हो गया। उसी तरह क्या करेंगे, ग्लास और एयर के इंटरफेस पे क्या होगा, देखो तो एंगल आर क्या होगा। एक चीज देख लो यहाँ पे, एंगल आर नहीं, यहाँ पे एंगल ई है, तो यहाँ क्या लिखोगे, एंगल ई ग्रेटर देन एंगल ये वाला आर, ये वाला आर समझना। ठीक है, ये वाला यहाँ जो बन रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। जब डेंसर से रेयर में जाएगा क्या होगा, अभी फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, उस केस में क्या होगा, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई होगा। तो यहाँ पे एंगल ई है, वो ही आपका इस एंगल से बड़ा हो गया। ठीक है, ये बात हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक और केस क्या होता है, एंगल आई इजकल टू एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इजकल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ई और एंगल आई क्या होगा, इक्वल होगा। वो कैसे इक्वल होगा मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इसको मैं बताऊंगा उसके बाद। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि एंगल आई ग्रेटर देन ये एंगल आर, क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है। सेकंड केस में एंगल आर छोटा होगा एंगल ई से, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेटरल शिफ्ट क्या है, इसके बारे में बताता हूं मैं अभी। फिलहाल इसका देख लो यहाँ पे। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, सपोज कर लो कि अगर ये मीडियम नहीं होता,
मतलब क्या, सेकंड मीडियम मेरा ये ग्लास क्या है, नहीं होता, ये नहीं होता। तो क्या होता, रे ऑफ लाइट आया, चुपचाप स्ट्रेट मूव कर जाता। उसके एयर पार्टिकल्स में क्या होते हैं, आराम से रे ऑफ लाइट मूव करता है, उसमें उतना डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। बट ग्लास में क्या है, एटम्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है। तो कम होता है मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली क्या ऐसे जाता, बट ग्लास के होने के वजह से ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से इस तरह गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे साइडवे, इस रे ऑफ लाइट का यहाँ पे साइडवे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। साइडवे शिफ्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, साइडवे शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आराम से ज़्यादा था, अगर स्ट्रेट जाता तो चुपचाप चला जाता, बट ग्लास के होने से वजह से उसको बेंडिंग करना पड़ा, फिर अवे बेंड करना पड़ा। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, साइडवे शिफ्टिंग हो रहा है। अब वो साइडवे शिफ्टिंग क्या कितना हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एल से बोलते हैं, ठीक है। और यही एल आपका क्या है, यही एल आपका क्या है, यही एल आपका क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलो या शिफ्ट बोलो। फिर से बताता हूं, रे ऑफ लाइट अगर ग्लास नहीं होता तो आराम से इंसिडेंट रे को मैंने प्रोड्यूस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो EOP क्या होगा, इंसिडेंट प्रोड्यूस रे होगा या प्रोड्यूस इंसिडेंट रे होगा, उस केस में चला आ गया। बट ग्लास के होने की वजह से इसका स्पीड क्या होगा, यहाँ पे कम हुआ। तो कम हुआ तो इसने अपना पाथ को क्या किया, शिफ्ट किया। जाता वैसे देखो, जाता ऐसे, ये वाला जाता ऐसे, ठीक है। बट इस ग्लास के वजह से स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ, क्यों, क्योंकि एटम्स क्लोज होते हैं, उसमें आराम से रे ऑफ लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता है, कम हुआ स्पीड ऑफ लाइट। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ ना जाके इस तरफ गया। तो साइडवे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। और उसी साइडवे शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, आई विल टेल यू हाउ इन दिस वीडियो ओनली। तो अब जब एंगल आई इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या, यहाँ पे हम कहेंगे इंसिडेंट रे कौन सा, EO पैरेलल टू EOP बोल दो, पूरा जो प्रोड्यूस किए उसको बोल दो। किसको बोलोगे, इंसिडेंट रे ई प्रोड्यूस वाला EOP क्या हो जाएगा, पैरेलल टू इमर्जेंट रे। कौन सा इमर्जेंट रे है, देख लो, O'(F), ठीक है। मतलब EOP क्या हो रहा है, पैरेलल टू O'(F) हो रहा है, ठीक है। ये काम यहाँ पे आपका हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से हो रहा है, ये जब इक्वल हो जाएगा एंगल आई एंगल ई, और इसका अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है, एंगल आई और एंगल ई भी इक्वल है, इधर भी पैरेलल है, ये रे दोनों भी इक्वल है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका दोनों रे, ये रे देख लो दिख भी रहा होगा, ये रे और ये रे आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपका क्या है, लेटरल शिफ्ट है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। अगर पूछता है डिफिनीशन लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट का, तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड प्रोड्यूस इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब, देन इन दैट केस इंसिडेंट प्रोड्यूस रे विल बी पैरेलल टू द इमर्जेंट रे एंड दैट पैरेलल शिफ्ट। अब देखो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या, लेटरल शिफ्ट को आप, मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, लेटरल शिफ्ट को हम लोग पैरेलल शिफ्ट भी बोल सकते हैं, लेटरल शिफ्ट को हम लोग पैरेलल शिफ्ट भी बोल सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, या इसका एक और नाम क्या है, साइडवे, क्या लिख रहा हूं मैं, साइडवे, साइडवे शिफ्ट भी इसको बोलते हैं।
लेटरल शिफ्ट को पैरेलल शिफ्ट भी बोलेंगे और साइडवे शिफ्ट भी बोलेंगे। ठीक है, इतना रखना है आपको दिमाग में। अब डिफिनेशन मैंने क्या बताया, दो बताया। डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड प्रोड्यूस इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, जिसको एल बोलो या कहीं कहीं इसको स्मॉल डी भी बोलता है। ठीक है, और आपस में क्या यह परपेंडिकुलरली से होता है। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल शिफ्ट भी होगा। और नहीं तो व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगल है ना ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, देन emergent ray will be parallel to the produced incident ray and the shifting of that, ये क्या बोलो, shifting of that produced incident ray to the emergent ray is known as lateral shift। अपने मन से समझा के बना के आपको डिफिनेशन बताना है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया इतना सारा। ठीक है, ये क्या आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेटरल शिफ्ट हो गया, कहाँ पे कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। अब बचता है ये चीज़, सर आपने इसको कैसे इक्वल किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये कैसे होगा। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ, पहले इसको आप समझ के नोट कर लो। उसके पहले यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, EOP इज प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे विदाउट सेकेंड मीडियम। EOP क्या है, प्रोड्यूस इंसिडेंट रे है विदाउट सेकेंड मीडियम, मतलब जब सेकेंड मीडियम नहीं रहता तब ऐसा इंसिडेंट रे जाता, सीधा प्रोड्यूस कर दी हम लोग, उसको प्रोड्यूस कर दी, EO को आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, विदाउट सेकेंड मीडियम नहीं भी लिखो तो चलोगा, बस इसको जानना प्रोड्यूस इंसिडेंट, ऐसा जाता नहीं है ना, तो इसको आप हटा ही दो, ज़्यादा बेस्ट है, सेकेंड को हटा दो, बस प्रोड्यूस इंसिडेंट रे इसको कर दो। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गया, तो इसको अच्छे से आप समझ के नोट कर लो, कौन सा कौन है कौन सा कौन नहीं है। ठीक है, बताना अभी आपको एंगल आई इक्वल टू एंगल ई कैसे होगा और फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट को। समझ में आया ना, ये जाता सीधा, बट मीडियम होने की वजह से इसमें जब लाइट कम हुआ, बेंडिंग हुआ, ये क्या हो रहा है, साइडवेज शिफ्ट हो रहा है, जाता है ऐसा बट हो रहा है इस तरफ से शिफ्ट जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसको अच्छे से समझ के नोट करो। अब देखो यहाँ पे ये कैसे होगा वो देखो, इसके लिए क्या करेंगे हम जो बताए थे। ठीक है, कौन सा इंटरफेस लेंगे, किसका, पहले लेते हैं एयर ग्लास इंटरफेस। कौन सा, एयर ग्लास इंटरफेस, मतलब AB। ठीक है, हम बताए थे ना जी कि ये इंटरफेस क्या करता है, दो मीडियम को अलग करने का काम करता है। अगर इंटरफेस नहीं होगा तो एयर ग्लास क्या होगा, एक ही लगेगा, इसलिए यहाँ पे AB इंटरफेस एक अलग कर रहा है और यहाँ पे CD क्या कर रहा है, AB जो आपको है वो क्या कर रहा है, एयर ग्लास को अलग करने का काम कर रहा है, और CD क्या कर रहा है, ग्लास एयर को अलग करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस AB एयर ग्लास के लिए क्या ले रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या होगा, बताया था मैंने आपको, क्या, इसको और थोड़ा ऊपर से करते हैं, इसको और थोड़ा ऊपर से कर देता हूँ। AB इंटरफेस मतलब एयर ग्लास के लिए। ठीक है, एयर को ग्लास से अलग करने वाले इंटरफेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, देखो NGA लिखोगे कि NAG लिखोगे, यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है जी, एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने बताया था इसका मतलब क्या हो गया कि एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट जा रहा है। इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे ये बताओ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन क्या होगा, देख लो, साइन I बाई साइन R
होगा? अब बोलोगे सर ये स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तो होता है, एन जी ए इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। किसके लिए? ए बी इंटरफेस जो अलग करता हो एयर और ग्लास को। क्लियर है? अब सी डी यहाँ 4 लगा दो, ज़्यादा अच्छा है। 4 सी डी इंटरफेस मतलब ग्लास और एयर। ठीक है, ग्लास और एयर। तो ग्लास से जा रहा है कहाँ पे? एयर में। ग्लास से जा रहा है एयर में, तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। उस केस में क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन साइन ई। फॉर्मूला क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? ये जो आपका दिख रहा है ना ये चीज़, इसको फिर से हटा के बड़ा बना दूँ, यहाँ देख लो, ये चीज़ जो दिख रहा है आपको यही तो है एंगल आर। ठीक है, ये क्या आर और यहाँ साइन ई, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। क्लियर है? अब हमको क्या पता है कि एन ए जी इक्वल टू क्या होता है? 1/NGA होता है। बताया था मैंने आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज रेसिप्रोकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो बार बार बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्शन का 2 वीडियो को अच्छे से समझ लो, क्लियर हो जाएगा। ये होता है। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ कंपेयर करूँगा। ठीक है, यहाँ देख लो, अब एन ए जी इक्वल टू 1/NGA हो गया। ये दोनों क्या इक्वल है, और यहाँ एन ए जी का वैल्यू ये है। ठीक है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख दो। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? 1/NGA इक्वल टू इसका वैल्यू साइन आर अपॉन साइन ई। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए आप? तो देख लो बाबू, एन ए जी इक्वल टू 1/NGA ये फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया था, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे एन ए जी का वैल्यू साइन आर बाई साइन ई, तो ये दोनों इक्वल है ना जी। और यहाँ भी ये क्या इक्वल है? 1/NGA इक्वल टू एन ए जी है, तो हम एन ए जी का वैल्यू लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे? तो ये लिखा हुआ है ना, 1/NGA इक्वल टू साइन आर बाई साइन ई। इक्वल होने की वजह से इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे इक्वल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? NGA इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर। अब ये क्या किए सर आप? अरे इसको उल्टा कर दिए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये इधर जाएगा, ये इधर हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ हम लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ से NGA क्या हो गया? साइन ई अपॉन साइन आर हो गया। इसको मान लो इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो, ये इक्वेशन 4 NGA का वैल्यू ये और यहाँ वैल्यू ये। अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे क्या? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 4 को। देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? NGA का वैल्यू साइन आई बाई साइन आर, NGA का वैल्यू साइन ई अपॉन साइन आर। तो आपका ये पार्ट LHS, ये पार्ट RHS, तो दोनों अगर आपका इक्वल वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि ये भी RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये आपका साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ई अपॉन साइन आर। समझ में आ रहा है? हम क्या किए? इक्वेशन 4 और 1 को कंपेयर कर दिए। NGA का वैल्यू इतना, यहाँ NGA का वैल्यू इतना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों को साइड बाय साइड यहाँ लिख देता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लो, इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, NGA इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, फिर यहाँ पे NGA इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर। ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 4। अब दोनों को क्या करो? अब कंपेयर करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लो, अब तो दिख रहा है ना, दोनों इक्वल है। मतलब क्या? आपका जब आपका LHS पार्ट इक्वल हो गया
तो RHS पार्ट ऑब्वियसली इक्वल होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर होगा। ये कैंसिल, बच क्या गया, साइन आई इक्वल टू साइन ई। जब ऐसा हो ना तो क्या करोगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई अपने आप हो जाता है। जान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री में आप ये बात को अच्छे से और जानिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख दूँ सीधा, ये क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। साइन साइन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे दिखेगा, कैंसिल नहीं होता है, आपको कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होगा। फिर से एक बार देख लो, मैंने इंटरफेस लिया ए बी, एयर और ग्लास को अलग करने वाला, वहां पे मैंने क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ किसके लिए होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन के साथ क्या होता है, ये क्या है जी, ये आपका स्नेल्स लॉ है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई और आर, तो साइन आई बाई साइन आर, इंसिडेंस एंगल आई, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो गया। फिर CD इंटरफेस मतलब क्या, ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए, तो यहाँ पे क्या इंसिडेंस कौन काम करेगा, एंगल आर काम कर जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये ई हो गया, ठीक है। तो NAG लिख दिया मैंने। अब NGA NAG क्यों लिख रहा हूँ, बता चुका हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब क्या हुआ, एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट जाएगा तो लिखेंगे क्या, NGA। ग्लास से एयर में जाएगा तो क्या लिखेंगे, NAG, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N के लिए ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर है, लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि ये क्या होता है, आपस में दोनों रेसिप्रोकल होता है। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है दूसरे का। मतलब एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का। ये लिख दिया। अब मैंने ये इक्वल लिखा, मैं क्या किया, यहाँ पे 3 और 2 को कंपेयर कर रहा हूँ। क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 2, जब NAG का वैल्यू इसके बराबर है और NAG इसके बराबर है तो कह सकते हैं 1 बाई NGA इक्वल टू साइन आर बाई साइन ई, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, NGO को ऊपर 1 को नीचे, तो ये E ऊपर R नीचे, तो क्या हो गया, साइन ई अपॉन साइन आर हो गया। ये इक्वेशन 4 इक्वेशन 3। अब दोनों को मैं एक साथ लिख दिया हूँ, NGA ऊपर वाला साइन आई बाई साइन आर, और यहाँ पे ये वाला, दोनों को मैंने क्या किया, कंपेयर किया। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 दोनों इक्वल है, दिख रहा है, NGA यहाँ भी, NGA यहाँ भी, LHS पार्ट अब इक्वल है तो RHS पार्ट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर, कर कैंसिल हुआ, साइन आर साइन आर, साइन आई इक्वल टू साइन ई हुआ। अब जब दोनों एंगल इक्वल होगा, साइन साइन यहाँ दिख रहा है, तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा। ये आप ट्रिगोनोमेट्री में और अच्छे से जानोगे। बस इस तरह क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखो हम लोग क्या जानेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग lateral डिस्प्लेसमेंट। क्या जानेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला देखो, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। क्या जानेंगे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये मेरा छोटू सा ग्लास स्लैब, ठीक है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड किया, दूर चला गया, ठीक है। बट अगर नहीं रहता तो क्या होता, इस तरह से रे ऑफ लाइट जाता, सीधा जाता। आप स्केल से ड्रॉ करोगे सीधा। और मैंने क्या बताया, ये साइडवेज शिफ्ट हुआ, इसलिए क्या होगा, ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट मान लो L हुआ। L बोलो या D, डिस्टेंस को D बोलते हैं। मैं जो स्मॉल d लिखा था मैंने, वो क्या था, डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है, वो स्मॉल d था। L सिंबल है लेटरल शिफ्ट का, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इसका थिकनेस को बढ़ा रहा हूँ। पहले इतना था, अब इसी में मैं क्या करता हूँ, मैं और इसे बड़ा कर देता हूँ। देख लो, मैं इसे और बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, और बड़ा कर दिया। अब जब ये और बड़ा हो गया, इसका थिकनेस जब बढ़ गया, तो अब देखो क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट आपका यहाँ पे टकरा के अवे गया, ये क्या होगा, सपोज कर लो ये है, ये क्या होगा, यहाँ पे देख लो,
ये क्या होगा, और ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्मल कहीं होगा, देख लो ये ऐसे आएगा, नॉर्मल कहीं यहीं होगा, और ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया गया था इंसिडेंट रे, वो क्या है, देख लो इस तरह से है। तो आपका इस केस में लैटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, इतना दूर हो जाएगा, दिख रहा है। तो देख लो कौन बड़ा, पहले क्या था, थिकनेस ग्लास स्लैब का छोटा था, ठीक है। मैंने इंसिडेंट करवाया रे ऑफ लाइट को, ये इस तरह गया, ये आपका हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको बड़ा करके इतना बड़ा बना दिया, सपोज करो इतना बड़ा बना दिया। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दिया, इतना बड़ा बन गया ग्लास स्लैब। तो क्या होगा, ये सीधा ऐसे ही जाएगा, और यहाँ आने के बाद क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, और ये प्रोड्यूस इतना होने वाला है, और इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये केस 2 और ये केस 1। तो यहाँ पे केस 2 क्या होगा, ये वाला जो होगा केस 2 का बड़ा होगा लैटरल शिफ्ट किससे, केस 1 से, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आप थिकनेस बढ़ाते हो ग्लास स्लैब का, मान लो थिकनेस ग्लास स्लैब का इसको मैं स्मॉल t मानता हूँ, तो जैसे जैसे आप ग्लास स्लैब का थिकनेस को क्या करोगे, बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। घटाओगे तो क्या होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता हूँ शॉर्ट में L.D, आप लोग मत लिखना, घट जाएगा, दिख रहा है ना। तो यही काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको नोट करने के लिए आपको तो यहाँ पे ये ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ कर लो और बाद में क्या अपना कर लेना। ये क्या हो गया, पहला फैक्टर, जैसे जैसे ग्लास स्लैब का थिकनेस बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, घटाओगे क्या होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, घटेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला फैक्टर। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब n, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसका भी मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूं। ये ग्लास स्लैब, यहां पे एयर, यहां पे ग्लास, ठीक है, दिख रहा है ना। अब मैं यहां पे एक और बनाता हूं स्लैब, सेम क्या करूंगा, थिकनेस वगैरह क्या रखूंगा, सेम रखूंगा, यहां दिखा रहा हूं। अब यहां पे मैं ग्लास की जगह क्या कर दूंगा, डायमंड कर दूंगा। आपको पता होगा ये बात कि डायमंड ज़्यादा डेंसर है ग्लास से, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है डायमंड, मतलब D बोल देता हूं, वो ग्रेटर किससे है, G से, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, डायमंड ले रहा हूँ, मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, डायमंड ले रहा हूँ, और यहाँ भी एयर, और यहाँ भी एयर, सपोज कर लो, यहाँ भी क्या, एयर, यहाँ एयर और यहाँ भी एयर। अब देखो दोनों केस में होगा क्या, वो देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया, देख लो आया। अब ये मेरा नॉर्मल, ठीक है, ये बेंड किया यहाँ पे ये नॉर्मल अवे गया, नहीं आता तो क्या होता, ये स्ट्रेट चला जाता, सीधा चला जाता। इसको बोलते क्या, लैटरल शिफ्ट L, क्या बोलते हैं इसको, लैटरल शिफ्ट L, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल। अब यहाँ देख लो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ग्लास से, तो बेंडिंग रे ऑफ लाइट में ज़्यादा नॉर्मल की तरफ कहाँ होगा, डायमंड में होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होगा, और बेंड किया नॉर्मल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका ये आ गया नॉर्मल, फिर यहाँ क्या होगा, और बेंड करेगा, अबे ये जाता आपका सीधा। तो एक चीज़ खुद देख लो, यहाँ पे ये वाला L बड़ा कि ये वाला L बड़ा, दिख रहा होगा। एंगल छोटा बनेगा, आपको ध्यान से बनाना, एंगल यहाँ पे बनेगा बस छोटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये L बड़ा कि ये L बड़ा, तो ऑब्वियसली ये वाला L बड़ा। तो हम लोग क्या इससे जाने
कि जैसे जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बढ़ाते हो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब एल डॉट डी बढ़ता है, जैसे जैसे घटाते हो एल डॉट डी क्या होता है, घटता है। क्लियर है दोनों चीज, इसको अच्छे से नोट करो। अब देखो यहाँ पे थर्ड फैक्टर, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं। ये ग्लास स्लैब और यहाँ पे मैं सेम ग्लास स्लैब यहाँ ही बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये ऐसे आया, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे, ये टुवार्ड्स यहाँ बेंड करेगा, ऐसे आया ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या होगा, इस तरह से आया और नॉर्मल मान लो आपका यही है, यहाँ बेंड किया, नॉर्मल यही है, अब ये चला गया। ठीक है, एक चीज़ देखो, इसको क्या करो अब यहाँ पे प्रोड्यूस करो, यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करो, देख लो सीधा प्रोड्यूस करोगे। अगर कहाँ से प्रोड्यूस करोगे इसको, यहाँ से सीधा जाएगा, ये क्या होगा, एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, देख लो सीधा जाएगा, स्केल से प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, खुद देख लो, यहाँ पे ये क्या होगा, एंगल आई इतना बड़ा और यहाँ पे एंगल आई इतना बड़ा। ठीक है, तो मैं फिगर आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था तो आपका लैटरल शिफ्ट क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल हुआ। यहाँ मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया तो बेंडिंग क्या हुआ, और नॉर्मल की तरफ यहाँ बेंडिंग हुआ। ठीक है, इसको और थोड़ा दिखा दो अच्छे से मैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, और बेंडिंग नॉर्मल की तरफ होगा, यहाँ नॉर्मल और ये अवे जाएगा। ठीक है, तो अवे जाएगा तो इसका कितना, इतना बड़ा लेटरल शिफ्ट, इसका इतना बड़ा, इसका इतना छोटा। तो हम लोग क्या देखे कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा था कि कोई डाउट नहीं हो कैसे होगा सर। ठीक है, चौथा वेवलेंथ मतलब लैम्डा। ठीक है, अब इसका देखो, इसका थ्योरी बस आपको जानना है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर का, रेड की वॉयलेट। तो किसका होगा, रेड का होगा क्या, हाईएस्ट बोलो या मैक्सिमम बोलो वेवलेंथ मतलब लैम्डा। ठीक है, अब वॉयलेट का क्या होगा, लिस्ट वेवलेंथ। ठीक है, इतना जान लो। और वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, रे ऑफ लाइट, इस कलर का। ठीक है, मतलब क्या, रेड आपको ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है इन कंपेरिजन टू वॉयलेट, तो रेड का क्या हो गया, हाईएस्ट वेवलेंथ हो गया। इसका मैं अगर फिगर का बात करूँ यहाँ पे तो फिर से ले लेता हूँ मैं, ये ग्लास स्लैब और ये एक और ग्लास स्लैब। ठीक है, तो थोड़ा लंबा कर दूँ, ये एक और ग्लास स्लैब। ठीक है, सेम है, सेम डायमेंशन, ये नहीं सोचना है कि बड़ा छोटा कोई है, सब क्या है, सेम है, दोनों सेम है, थिकनेस भी है, सब कुछ सेम है। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ लाया क्या, कौन सा, रेड, ये कौन सा रे ऑफ लाइट है, मैंने लिखा था सिंगल मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट मतलब सिर्फ रेड, और यहाँ पे मैं ला रहा हूँ क्या, वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट रे ऑफ लाइट और यहाँ पे रेड रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया।
अब क्या होगा, फिर से वही सारा काम, एयर ग्लास है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट चेंज नहीं, एयर भी है, यहाँ पे ये एयर है और ये कौन सा है, ये ग्लास है, दोनों में वही चीज़ है, ठीक है, दोनों में आपका वही चीज़ है, ये एयर है, ठीक है, यहाँ भी वही एयर ग्लास और एयर, बस चेंज क्या है, ये रेड रे ऑफ लाइट है, ये वॉयलेट रे ऑफ लाइट है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल। एक चीज जान लो, वॉयलेट जो होगा ना, बेंड मोर टुवार्ड्स नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा रेड का है, वो आराम से चला जाएगा, ठीक है, उसमें बेंडिंग होगा, बट इन कंपेरिजन टू वॉयलेट क्या होगा, कम होगा, इसमें बेंडिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम बेंडिंग कर देते हैं नॉर्मल की तरफ, ये बेंडिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या नॉर्मल हो गया और ये अवे चला गया, ठीक है। इसको अगर प्रोड्यूस कर देते हम तो ये क्या हो जाता मेरा, एल हो जाता। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे बेंडिंग कम होगा इसके कंपेरिजन में, तो क्या होगा, बेंडिंग यहाँ पे कम कर दो, यहाँ पे बेंडिंग कम कर दो, ठीक है, और यहाँ पे भी नॉर्मल और यहाँ पे बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल कर दो। अब इसका देख लो, यहाँ से रे ऑफ लाइट का सीधा जाएगा, ठीक है, तो ये क्या देख लो, ये और ये कौन बड़ा, एल, मतलब वॉयलेट रे ऑफ लाइट के केस में क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एल डी ज़्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू रेड, ठीक है, इन कंपेरिजन टू रेड। तो हम लोग इससे क्या जाने कि वेवलेंथ जिसका छोटा, वेवलेंथ अगर घटा रे ऑफ लाइट का, जैसे वॉयलेट का क्या था, कम था, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ गया। वेवलेंथ अगर बढ़ जाएगा, जैसे रेड का ज़्यादा था, तो क्या होगा, घट जाएगा। फिर से देख लो, रेड का क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, वॉयलेट का क्या होता है, लिस्ट वेवलेंथ होता है, सबसे कम होता है। तो और कम है, इसकी वजह से क्या होगा, बेंडिंग ज़्यादा होगा नॉर्मल की तरफ, ज़्यादा है मतलब क्या, आराम से, ये थोड़ा स्पीड ज़्यादा इसका होगा, ठीक है। बेंडिंग कम का मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ पे बेंड कम किया और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करेगा, स्पीड इसका ज़्यादा होगा, वेवलेंथ इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बेंड अवे किया, ठीक है। बस ध्यान में रखना है ये बात कि वॉयलेट बेंड्स मोर टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, बेंड किया, फिर यहाँ अवे करेगा। इस केस में क्या होगा कि आपका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा एल वाले केस में, और इस केस में क्या होगा, वॉयलेट केस में क्या होगा, ज़्यादा हो रहा है, और वॉयलेट का क्या है, वेवलेंथ क्या है, कम है, इसलिए मैंने क्या लिखा, वेवलेंथ अगर कलर रे ऑफ लाइट का कम होगा तो उसका क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो कम होगा, मतलब उल्टा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर हो गया आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो मैंने आपको आज बताया ग्लास स्लैब के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है, सबको अच्छे से समझ के नोट करना है। आज का वीडियो कहीं बाइंड अप करते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में लेंस के साथ, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट करो।